जैसा कि हमने पहले भी देखा, राष्ट्रहित में अलग अलग विचारधारा वाले नेताओं तथा दलों के साथ भी मंच साझा कर लेते थे दीनदयाल जी। और वैसे वास्तव में भी दीनदयाल जी राजनीतिक छुआछूत को अच्छा नहीं मानते थे। वे राजनीतिक छुआछूत को एक तरह से पाप मानते थे। उनका ये मत हमेशा रहता था कि विचारधाराएं अपनी अपनी हैं, लेकिन राष्ट्रहित के लिए अलग अलग वैचारिक नेता, अलग अलग वैचारिक दल भी साथ में काम करें तो राष्ट्र का हित ही होगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 12 अप्रैल 1964 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने राम मनोहर लोहिया जी, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता थे, समाजवादी नेता थे, वो आप कह सकते हैं कि भारत के सबसे बड़े समाजवादी नेता कोई हुए तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हुए, जिन्होंने जाति तोड़ो आंदोलन भी चलाया था, जो महिला अधिकारों के भी पक्षधर थे, जिन्होंने नेहरू जी की कई बार आंख खोली। और कभी आपको मिले समय तो उनका लोकसभा में एक बहुत अच्छा भाषण रहा है जिसका टॉपिक था 3 आने बनाम 25,000। उसमें उन्होंने बताया था किस प्रकार से देश का औसत व्यक्ति जो था उस समय में 3 आने में अपना दिन गुजारता था, वहीं नेहरू जी का खर्चा होता था रोज का 25,000 रुपए। यह लोकसभा के आपको लाइब्रेरी में मिल जाएगा। तो ये लोकसभा में बड़ा फेमस उनका था, जिसमें उन्होंने नेहरू जी को पिन पॉइंट किया था कि आप 25,000 का व्यय रोज करते हैं, वहीं 3 आने में हमारे देश का एक आम नागरिक जीता है। तो 1964 के 12 अप्रैल को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने राम मनोहर लोहिया के संग भारत पाकिस्तान महासंघ के विचार को व्यक्त करने वाला संयुक्त वक्तव्य प्रस्तुत किया। और वक्तव्य बड़ा लंबा है, मैं इसके मुख्य बिंदुओं पे जाऊंगा ताकि आपको भी आसानी से वो कम समय में इसको समझा सकूं। इसमें कहा है कि हमारा दृढ़ मत है कि पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी देना भारत सरकार का कर्तव्य है। यह इस मामले में निराकानूनी दृष्टिकोण लेते हुए यह कहना कि पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक पाकिस्तानी नागरिक हैं खतरनाक होगा और इससे दोनों देशों में कम या ज्यादा मात्रा में मारकाट और प्रतिहिंसा फैलेगी। जब भारत सरकार पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाने में असफल रहती है तो लोगों का क्रुद्ध होना स्वाभाविक है। जनता से हमारी का मतलब है दीनदयाल उपाध्याय जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी। जनता से हमारी अपील यह है कि रोष सरकार पर प्रकट करें, किसी भी हालत में भारतीय मुसलमानों को उसका शिकार न बनाइए। दीनदयाल जी कह रहे हैं, जिनको कांग्रेस ने हमेशा बैनर किया एक तरह से एंटी मुस्लिम नेता की तरह, हमेशा आज भी बीजेपी को, नरेंद्र मोदी जी को, सबको करती है कांग्रेस और सफलतापूर्वक करती है, ये वो कह रहे हैं। यदि जनता आपस में लड़ती है तो इससे सरकार को अपनी काहिली और असफलता छिपाने, जनता को बदनाम करने और उस पर जुल्म ढाने का मौका मिलता है। जहां तक भारतीय मुसलमानों का संबंध है, हमारा यह दृढ़ मत है कि अन्य सभी नागरिकों के समान सभी परिस्थितियों में उनके जीवन और संपत्ति की रक्षा की जानी चाहिए। कोई भी घटना या तर्क इस सच्चाई से समझौता करने को सही नहीं ठहरा सकता। एक राज्य जो अपने नागरिकों को जीने के अधिकार की गारंटी नहीं दे सकता और ऐसे नागरिक जो अपने पड़ोसियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, बर्बर ही कहलाएंगे। चाहे उसका धर्म कोई भी हो, हर नागरिक को स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करना वास्तव में भारत की एक पावन परंपरा रही है। इस संबंध में हर भारतीय मुसलमान को पुनः आश्वस्त करते हुए हर हिंदू घर में यह संदेश पहुंचाने की कामना करते हैं कि आश्वासन को पूरा करना उनका नागरिक और राष्ट्रीय कर्तव्य है। ये बात कहते हैं ज्वाइंटली दीनदयाल उपाध्याय जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी। आगे वे कहते हैं, हमारा यह मानना है कि
दो भिन्न देशों के रूप में भारत और पाकिस्तान का अस्तित्व एक कृत्रिम का मतलब होता है कि एक, जिसको कह सकते हैं गलत कह दे, मैं क्या शब्दावली उपयोग करूं, कृत्रिम का के लिए मुझे इससे अच्छा कोई शब्द मिलता नहीं है। कृत्रिम मतलब अप्राकृतिक, कृत्रिम स्थिति है। दोनों सरकारों के संबंधों में मनमुटाव, असंतुलित दृष्टिकोण और टुकड़ों में बात करने की प्रवृत्ति का परिणाम है। दोनों सरकारों के बीच चलने वाला संवाद टुकड़ों में न होकर निष्पक्षता से होना चाहिए। ऐसे खुले दिल से होने वाली बातचीत से ही विभिन्न समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है, सद्भावना पैदा की जा सकती है और किसी प्रकार से भारत पाकिस्तान महासंघ बनाने की दिशा में शुरुआत की जा सकती है। देखिए, दीनदयाल जी का एक बहुत और भी फेमस वाक्य है जो इसमें मैं संभवतः शायद नहीं लिख पाया था अपनी पुस्तक में। एक बार ये हुआ कि जब देश का विभाजन हुआ था उस समय कुछ बच्चे मिट्टी पर बैठकर भारत का नक्शा बना रहे थे। जो नवनिर्मित भारत था उसका नक्शा मिट्टी पर उंगली से बना रहे थे और उधर माचिस की तीलियां गाड़ रहे थे बनाते समय। तो दीनदयाल जी ने उनसे पूछा कि ये क्या कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हम भारत का नक्शा बना रहे हैं। दीनदयाल जी बोलते हैं कि इन तीलियों को हटा दो, जहां तक हमारी संस्कृति का प्रसार होगा वहां तक भारत की भूमि है। तो आप दीनदयाल जी का मानस समझिए, हमेशा वे भारत के संयुक्तिकरण की बात करते थे, हमेशा वे चाहते थे किसी तरह से जो विभाजन हुआ है वह समाप्त हो जाए। जिस प्रकार से हम बात करते हैं अखंड भारत की, यह उसी दिशा में कदम था जो वो चाहते थे किसी प्रकार से भी भारत पाकिस्तान महासंघ का निर्माण हो, और इसमें उनका सहयोग कर रहे थे वैचारिक रूप से, पॉलिटिकली भी उनके साथ थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी। राजनीति में इस प्रकार के लोग जो अपनी विचारधारा पर तटस्थ परंतु राष्ट्रहित के विचारों पर विपरीत विचारधाराओं के संग भी मंच साझा कर लें, बिरले ही प्राप्त होते हैं। और वास्तव में दीनदयाल जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे लोग बिरले ही होते हैं जो बार बार नहीं आते। सत्य तो यह है कि दीनदयाल जी राजनीति के संत थे। 60 का दशक भारत के इतिहास में मील का पत्थर था। कोई भी इतिहासकार राष्ट्र की दृष्टि से इस दशक के महत्व की उपेक्षा करने की चेष्टा नहीं कर सकता। देश पर चाहे उस दशक में पड़ोसी देशों के आक्रमण हो, आर्थिक जो स्थितियां थी, सामाजिक स्थितियां थी, वो बार बार जो बदल रही थी, करवटें बदल रही थी, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की मृत्यु हो या फिर दुर्घटनाओं में उनका देहांत हो या हत्या हो, इन सब चीजों ने इस दशक को इतिहास में देश के बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध किया है। 1964 का वर्ष कांग्रेस के लिए भी एक मील का पत्थर था, क्योंकि 27 मई 1964 को नेहरू जी की जीवन लीला समाप्त होती है। कांग्रेस पार्टी हेतु यह एक अध्याय की समाप्ति थी, क्योंकि कांग्रेस पूर्ण रूप से नेहरू जी के नियंत्रण में लंबे वर्षों से कार्यरत थी। यह वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति बलवान होता है परंतु संगठन कमजोर हो जाता है। दर्शन शास्त्र के अनुसार ऐसे स्थिति का लाभ ग्रहण करने हेतु उसी संगठन के दुर्बल सत्ताधारियों की टुकड़ी भी प्रबल सेना जैसी प्रतीत होने लगती है। विरोधी दलों द्वारा लाभ की इच्छा तो एक स्वाभाविक क्रिया होती है राजनीति में, परंतु दीनदयाल जी ऐसी किसी भी क्रिया के भी विरोधी थे तथा सिद्धांतवादी समाज निर्माणकारी एवं सकारात्मक राजनीतिक व्यवस्था के प्रबल पक्षधर थे। अंकित पंक्ति का परिचय उन्होंने ग्वालियर के ऐतिहासिक प्रशिक्षण शिविर में प्रदान किया। ग्वालियर शिविर में उन्होंने अपने सिद्धांत एवं नीति प्रालेख को अंतिम रूप प्रदान किया। इसी प्रालेख ने एकात्म मानव दर्शन को भारतीय जनसंघ का आधिकारिक विचार घोषित किया, जिसकी व्याख्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपने बंबई, आज मुंबई कहते हैं, उस समय बंबई कहते थे, के 4 ऐतिहासिक भाषणों में दी। और यही जो एकात्म मानव दर्शन है वह भारतीय जनता पार्टी का भी आधिकारिक विचार है। अब लोग उसको कहते हैं एकात्म मानवतावाद।
हालांकि ये है, और हमारे ही लोग कहते हैं, वो बीजेपी के लोग कहते हैं एकात्म मानवतावाद, जबकि दीनदयाल जी ने मना किया था इस बात का, क्योंकि उनका यह कहना था कि भारत में वाद नहीं होता। देखिए, वाद का मतलब जब भी कोई चीज वाद की उसमें आ गई तो फिर वो फुल स्टॉप लग जाता है, जैसे पूंजीवाद, जैसे समाजवाद। तो जब भी कोई वाद मतलब समाप्त हो गई। लेकिन हम तो विश्वास करते हैं दर्शन में, दर्शन एक कंटिन्यूटी होती है, इसलिए दीनदयाल जी हमेशा कहते थे इसको एकात्म मानवतावाद मत कहें, वो मानते थे इसको एकात्म मानव दर्शन कहें। अगली कड़ी में हम बात करेंगे एकात्म मानव दर्शन की।